किसी भी यंगस्टर से बात करोगे या जिन्हें हम लोग आज के जेनजी बोलते हैं उनसे बात करोगे तो शायद आर्म फोर्सेस एक लास्ट प्रायोरिटी बन के रह गई है आजकल के बच्चों के लिए। यस हाउएवर आपका बात में मैं सहमत हूँ क्योंकि जो क्रीम लेयर है एक ज़माने में व्हेन आई वाज ए किडो जब भी मैं स्कूल में पढ़ते थे तो आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना इज़ द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ ए यंगस्टर। ऐसे हम स्कूल्स की बात करते हैं, इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, एनसीसी एनएसएस का एक अपना ही क्रेज़ होता था। मतलब कि लोग अप्रोच करते थे किसी तरह से उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए एनसीसी के लिए एनएसएस के लिए ताकि वो इन सर्विसेज में आर्म सर्विस में जा सकें। बट कहीं ना कहीं चीज़ अब वो दिखती नहीं है। मतलब चाहे आप हमारा मीडिया कह लीजिए या फिर आप टीवी देख लीजिए, टीवी सीरियल्स देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं एक पिछले दशक की, मतलब कि तकरीबन 15-20 साल पहले की, तो आपको आर्मी के ऊपर टीवी सीरियल्स दिख जाते थे, आर्मी के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स दिख जाती थी, बट कहीं ना कहीं वो पीछे हटती जा रही हैं चीज़ें। नहीं ये तो सही है लेकिन अभी आपने देखा होगा ऑप सिंदूर के बाद में कितनी मूवी आया है, धुरंधर आ गया, 21 आ गया, और भी मूवीज़ आ रहे हैं आर्म फोर्सेस के ऊपर, बॉर्डर 2 आ रहा है, तो ये चलता रहता है। लेकिन आपने जो सही बोला है, जो रिपब्लिक डे है या इंडिपेंडेंस डे है, ऐसी जो देशभक्ति की जो समय होता है तब इंडियंस में ये चीज़ निकल के आता है पैट्रियोटिज्म। लेकिन ये वेरी सॉरी टू से ये एक किस्म की एक वायरल फीवर जैसे है एक हफ्ता रहता है, उसके बाद में वापस चला जाता है, फिर आर्म फोर्सेस बिकम्स प्रायोरिटी नंबर 2। तो मल्टीपल रीजंस हैं जो आपकी क्वेश्चंस में। Now you tell me, who are the leaders of this country? Political leaders. हमारा बॉस कौन है? Political bosses. आपने अभी तक देखा है, अगर है तो आप बताएंगे मेरे को, कोई पॉलिटिकल लीडर की बच्चा या उसकी डॉटर या सन या डॉटर, सिस्टर और ब्रदर आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहता है क्या? आप खुद बताओगे वो। तो क्या है ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। बोलना चाहता है कि हम देशभक्ति पे बोल रहे हैं, हम देश के लिए लड़ेंगे मरेंगे, अपने बच्चे पढ़ेंगे बाहर ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, अपने बच्चे देश के लिए नहीं लड़ेंगे, आपके बच्चे लड़ेंगे, मेरे बच्चे नहीं लड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हैं चैटन लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आपका पता है कि 26 जनवरी आने वाली है और जैसे ही 26 जनवरी आती है तो हमारे दिमाग में मल्टीपल चीज़ें घूमना शुरू हो जाती है। आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, अचानक से देशभक्ति दिल में जाग जाती है। तो क्या ये देशभक्ति 26 जनवरी को ही जागनी चाहिए या फिर देशभक्ति हमेशा दिल में रहनी चाहिए, इसके बात करेंगे आज। दोस्तों, आज है हमारे साथ कर्नल अशोकन, जो कि आर्मी एयर डिफेंस में काफ़ी लंबा समय बिता चुके हैं। देश को उन्होंने काफ़ी अपनी सेवाएं दी हैं बड़े लंबे समय के लिए। कर्नल अशोकन अब अपना आर्म फोर्सेस के लिए एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं, ऑलिव ग्रीन इंस्टीट्यूट, जिसके वो डायरेक्टर भी हैं। और आप मानिए कि 8,000 से ज़्यादा, 8,500 से ज़्यादा ये आर्म ऑफिसर सरकार को दे चुके हैं, देश को दे चुके हैं। कर्नल अशोकन, बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में आपका। थैंक यू रजनीश जी एंड थैंक यू एवरीबडी हियर। इट्स ए प्लेजर बी हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलते हुए। कर्नल अशोकन, मैं आपसे काफ़ी दिनों से बात करना चाह रहा था कि जैसे कि हमारी इन बिटवीन भी काफ़ी बात हुई है इन चीज़ों को लेके। करेक्ट। तो मुझे लगा कि 26 जनवरी एक राइट समय है आपसे बात करने का। जैसे 26 जनवरी का हम लोग बात करते हैं, हमारे माइंड में वो एरोप्लेन्स आ जाते हैं, एयर जेट आ जाते हैं, भगत सिंह याद आ जाता है, गांधी जी याद आ जाते हैं, है ना, देशभक्ति की बातें होना शुरू हो जाती हैं। खास करके आपको ऑप सिंदूर का कितनी जो इमेजेस है वो याद करता होगा जी। अभी। और That is in the news. बट एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जो कि काफ़ी लंबे समय से उभर रहा है, अगर हम बात करते हैं आज से 20 साल पुरानी, लोगों के जॉब एम्बिशंस होते थे, लोग लॉयर बनना चाहते थे, डॉक्टर बनना चाहते थे, और इनमें एक टॉप प्रोफेशन होता था आर्मी ऑफिसर, चाहे वो उनकी ड्रेसिंग सेंस हो, डिसिप्लिन हो, या फिर एक उसका ड्रेस का एक रुतबा हो। पर कहीं ना कहीं आज के टाइम में ये चीज़ें धूमिल होती जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें पीछे हट गई है। मतलब अगर आप किसी भी यंगस्टर से बात करोगे या जिन्हें हम लोग आज के जेनजी बोलते हैं उनसे बात करोगे तो शायद आर्म फोर्सेस एक लास्ट प्रायोरिटी बन के रह गई है आजकल के बच्चों के लिए। लगता है आपको ये? रजनीश जी, यू आर समवेयर करेक्ट, बट देन आई विल नॉट एग्जैक्टली से कि आपने जो बताया सही होगा 100%, क्योंकि इफ़ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो
जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो यूपीएससी एग्जाम्स हैं उसमें साल में 2 बार आता है, NDA 1 एंड NDA 2, राइट। नाउ इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स, कम से कम 6 लाख से 7 लाख तक जो यंगस्टर्स हैं जो +2 लेवल में हैं वो हर साल 2 बार ट्राई करता है। ओके। किसके लिए? आर्म फोर्स ऑफिसर बनने के लिए, आर्मी नेवी एयरफोर्स, इट्स अ कॉमन एग्जाम्स। यस, हाउएवर आपका बात में मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो क्रीम लेयर है, एक ज़माने में व्हेन आई वाज ए किडो, जब भी मैं स्कूल में पढ़ते थे, तो आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना इज़ द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ ए यंगस्टर। जो क्रीम लेयर हैं वो आर्म फोर्स ऑफिसर में जाके अपना प्राइड दिखाना चाहते थे। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट कवेटेड प्रोफेशन। जैसे हम स्कूल्स की बात करते हैं, इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, NCC NSS का एक अपना ही क्रेज होता था। मतलब कि लोग अप्रोच करते थे किसी तरह से उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाए NCC के लिए, NSS के लिए, ताकि वो इन सर्विसेज में, आर्म सर्विस में जा सकें। बट वो कहीं ना कहीं चीज़ अब वो दिखती नहीं है। मतलब चाहे आप हमारा मीडिया कह लीजिए या फिर आप TV देख लीजिए, TV सीरियल्स देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं एक पिछले दशक की, मतलब कि तकरीबन 15-20 साल पहले की, तो आपको आर्मी के ऊपर TV सीरियल्स दिख जाते थे, आर्मी के ऊपर काफ़ी सारी बुक्स दिख जाती थी, वो कहीं ना कहीं वो पीछे हटती जा रही हैं चीज़ें। नहीं, ये तो सही है, लेकिन अभी आपने देखा होगा ऑप सिंदूर के बाद में कितनी मूवी आया है। धुरंधर आ गया, 21 आ गया, और भी मूवीज आ रहे हैं आर्म फोर्सेस के ऊपर, बॉर्डर 2 आ रहा है, तो ये चलता रहता है। लेकिन आपने जो सही बोला है, जो रिपब्लिक डे है या इंडिपेंडेंस डे है, ऐसी जो देशभक्ति की जो समय होता है, तब इंडियंस में ये चीज़ निकल के आता है, पैट्रियोटिज्म। लेकिन ये वेरी सॉरी टू से, ये एक किस्म की एक वायरल फीवर जैसे है। एक हफ्ता रहता है, उसके बाद में वापस चला जाता है, फिर आर्म फोर्सेस बिकम्स प्रायोरिटी नंबर 2। तो मल्टीपल रीजंस हैं जो आपकी क्वेश्चंस में। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस लिटिल बिट। यू सी, जब भी हम इंडिपेंडेंस हमको मिले थे, जो हम आज़ादी मिले थे, तब इंडियन आर्मी वाज वन ऑफ द मोस्ट कवेटेड प्रोफेशन इन कंट्री। अब आप देखेंगे प्रेसिडेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल, 4th इन द प्रोटोकॉल थे आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर्स इकट्ठा, उसके बाद में एयर चीफ जस्टिस एंड उसके बाद में आते थे आर्मी चीफ प्रोटोकॉल पे। लेकिन फिर देखा गया, एज ईयर्स वेन बाई, टुडे वी गॉट 12th इन द प्रोटोकॉल, 12 पे चला गया हम लोग, 4th पोजीशन रैंक। हायरार्की थी इसमें, हायरार्की से हम लोग पीछे जाते रहे, फर्स्ट पॉइंट। So that also shows the importance which is being given for armed forces. Right now it is, we are not enjoying, to be very frank. Second reason है, अभी 1986 में जो रैंक पे इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट, तब क्या हो गया, एक पे का रेगुलराइजेशन हो गया। तब लग गया, इनिशियल लगा इट इज एन अमेंडमेंट, अच्छा होगा, फायदा होगा सबके लिए, खुश हो गए। लेकिन वंस इट वाज इम्प्लीमेंटेड, फिर पता चल गया कि हमारा ओवरऑल पे नीचे चला गया, रिडक्शन हो गया हमारे पे में। सो व्हाट हैपेंड इन द होल बार्गेन, व्हेन पे कमीशन स्टार्टेड कमिंग अप, सिविल सर्विसेज स्पेशली IAS, IPS एंड अदर अलाइड सर्विसेज हमारे ज्यादा पे लेना शुरू कर दिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। 14 to 16 ईयर सर्विस में एक सिविल सर्विस ऑफिसर टुडे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे चले जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइंट सेक्रेटरी। ओके, वो जॉइंट सेक्रेटरी है इक्विवेलेंट टू ए मेजर जनरल इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। जब भी मेजर जनरल बनने के लिए उसको 24-25 ईयर्स का सर्विस करना पड़ता है। वो भी इट्स ए वेरी शार्प काइंड ऑफ हायरार्की है। ये लोग बोलते हैं ना पिरामिडल हायरार्की, पिरामिडल भी नहीं है, ईफिल टावर जैसे चलता है, बिल्कुल शार्प एज में जा रहा है। तो 18 ईयर सर्विस, सो 16 to 18 ईयर सर्विस में IAS IPS ऑफिसर्स, IPS फिर भी साथ साथ पीछे है, मोस्ट ऑफ दम 80% बिकम ए मेजर जनरल रैंक की तुलना They're equally to major general posted. So 80% of the complete cadre, जब भी हमारा 3%, 4% भी मेजर जनरल भी नहीं पहुंचते, समझ गया। और ये 16 ईयर सर्विस में हम लोग सिर्फ कर्नल बनता है। सो
एक जमाने में हमारे कर्नल साहब डीजीपी की जैसे होते थे पुलिस का। ओके। अब वही कर्नल साहब आ गया नीचे, इंस्पेक्टर लेवल। इंस्पेक्टर भी नहीं है, थोड़ा एसएसपी लेवल पे आ गया। एसएसपी लेवल। इतना भी नीचे नहीं है एसएसपी प्लस जो डीआईजी के आसपास आएंगे। लेकिन इट से डिग्रेडेशन हैपन टू द कैडर। ओके। तो ये जो डिग्रेडेशन पे में नहीं है, इज्जत में भी आ गया ना नीचे। तो नेचुरली क्रीम लेयर, अब आपने देखा होगा सिविल सर्विस की बात है। अब आप देखेंगे इंडिया में, वेरी इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको सबको समझ में आएगा इंडियन आर्म फोर्सेस की क्या हालत हो रखी है। आप देखो, कोई आईएएस ऑफिसर्स की बच्चा आर्मी ऑफिसर बनना नहीं चाहता, वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता। कोई सिविल सर्विस में और भी ऑफिसर्स है, उसकी जनरली यू विल नॉट फाइंड दे विल कम टू आर्म फोर्सेस। वो फिर उसी कैडर पकड़ना चाहता है, क्यों? वर्क्स ज्यादा है और आपको पता क्या क्या होता है उसमें। फिर आप देखेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस की एक और हालत में बताता हूं आपको। देशभक्ति लड़ाई के टाइम पे बहुत होता है, और सिमिलर काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ स्पेशल डेज ऑफ इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पर एवरीबडी झंडा उठा के घूमता है, और जय जवान जय किसान एक जमाने में स्लोगन होते थे। Now you tell me, who are the leaders of this country? Political leaders. हमारे बॉस कौन है? Political bosses. आपने अभी तक देखा है, अगर है तो आप बताएंगे मेरे को, कोई पॉलिटिकल लीडर की बच्चा या उसकी डॉटर या सन या डॉटर, सिस्टर और ब्रदर आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहता है क्या? तो आप खुद बताओगे। तो क्या है ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। बोलना चाहता है कि हम देशभक्ति पे उभर रहे, हम देश के लिए लड़ेंगे मरेंगे, अपने बच्चे पढ़ेंगे बाहर ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, अपने बच्चे देश के नहीं लड़ेंगे, हाँ की बच्चे लड़ेंगे, मेरे बच्चे नहीं लड़ेंगे। सो दिस इज द रियल फैक्ट। कर्नल साहब, एक चीज और सामने निकल के आती है, जैसे आपने बोला कि कंटेंट को मतलब सर्विसेज को प्रमोट किया जा रहा है वाया मूवीज और भी काफी सारी चीजें हैं, बट आपको लगता नहीं कि मूवीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बन के रह गई है, और ये कहीं ना कहीं जैसे आप बोलो कि आर्म फोर्सेस को प्रमोट करती है, तो इन मूवीज से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है आर्मी प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन आर्मी को लें बच्चे? देखो, आर्मी के बारे में हम बताएंगे तो यू शुड नो देयर आर टू टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स, लाइक सिलेक्शन प्रोसेस दो प्रकार की। एक तो जवान बनने की सिलेक्शन होता है, जो आम आदमी जवान में ही जाता है। वी गॉट 2 लाख आर्मी, 3rd लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, तो 12 लाख की आर्मी है हमारे, वो तो जवान की सिलेक्शन में है। ऑफिसर क्लास है, जो लीडर्स है, वो है वेटलेस। तो 2 लेवल की सिलेक्शन होता है, एक ऑफिसर सिलेक्शन, एक जवान सिलेक्शन। ऑफिसर सिलेक्शन पे जो हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, जो क्रीम लेयर जो है, दे आर कमिंग लेस। और कौन आ रहे हैं आर्मी ऑफिसर बनने के लिए? नाउ यू विल फाइंड चिल्ड्रन हु आर मिडिल क्लास फैमिलीज निकाला जा रहा है। अपर क्लास से बहुत कम बच्चे आर्मी ऑफिसर बनने के लिए आ रहे हैं। एंड देयर वाज अ ट्रेडिशन, वेरी इट वाज वेरी रिस्पेक्टफुल कि हम, मेरा फादर के फादर और ग्रैंडफादर के सारे फौजी थे, ऑफिसर्स थे या फौज में थे, और हम भी फौजी बनेंगे। सो वी कॉल इट ट्रेडिशंस। 5th जनरेशन, 4th जनरेशन अभी भी है, ऐसे नहीं है। मेरे बहुत खास दोस्त है, वो तो 5th जनरेशन का उनकी ग्रैंडसन अभी आर्मी में ज्वाइन किया, इज अ 5th जनरेशन ऑफिसर। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड सर्विंग द नेशन। 5 जनरेशन लेकिन अभी है नहीं है। अभी यू विल फाइंड इवन यंगस्टर्स, जो आज की यंगस्टर्स है, जो न्यू हम बताएंगे जेन ज़ी, तो न्यू जनरेशन है, Army is not the first choice. Even I don't feel it is the second choice today. क्योंकि there are 2-3 reasons for it. One reason is they really don't want to physically work very hard to become something in life. Shortcut generally ढूंढता है. I won't say this is nothing wrong. ये Gen Z को मैं believe नहीं कर रहा हूँ. Why? Because हमारा जनरेशन है उनको पाला हुआ, तो आर जनरेशन इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। यस, सो दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन इज टू बिकम एन आर्म फोर्स ऑफिसर, सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी टफ। क्यों देखता है? क्योंकि बाकी कितने एग्जामिनेशन हैं, उसमें आपको सिलेबस पढ़ के जाके एग्जाम लिखना, इंक्लूडिंग आईएएस आईपीएस सिविल सर्विस। आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, बहुत कुछ सिलेबस होगा पढ़ने, लेकिन इंटरव्यू फाइनली इज 1 आवर इंटरव्यू,
बाइनरी इंटरव्यूज जस्ट 1 आवर में पैनल बैठ के बात करेंगे, लेकिन आर्म्ड ऑफिसर्स के लिए इट इज गोइंग टू बी नॉट ओनली फिजिकल, ऑफिसर्स की बात करोगे, जवान पहले बात करेंगे, ऑफिसर्स के लिए इट इज नॉट ओनली फिजिकल, देयर मेंटल पावर एंड मोर देन एवरीथिंग देयर पर्सनैलिटी विल बी असेस्ड। और पर्सनैलिटी असेसमेंट में यू आर गोइंग टू सी 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, 15 लीडर लाइक क्वालिटीज हम आप में असेस करेंगे, आप मतलब कैंडिडेट में, और इट टेक्स 5 days फॉर दिस असेसमेंट। Or to assess these 15 qualities, to make sure that we don't miss out anything, we have 3 types of assessment. Means to say that there is one interview assessment, where we will an interviewing officer particularly doing it. Then we have a psychologist assessment. You will use certain psychological tools to find out your personality of 15 qualities. Then there is one more assessment, which is called group testing assessment. वो आपको एक ग्रुप बना के ग्रुप के अंदर काफी टास्क डालेंगे, चैलेंजेस डालेंगे, पजल्स डालेंगे, फिर देखेंगे ग्रुप के अंदर हाउ डू एमर कैसे लीड आपकी टीम शेप, टीम वर्क। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इट्स नॉट इजी। नहीं आई कैन, आपकी बातों से लग रहा है कि काफी टफ प्रोसेस है। वन पॉइंट इन दिस, क्योंकि ये बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आर्म फोर्स ऑफिसर्स की सिलेक्शन रेट जो है इट इज गॉन डाउन टू 3 to 4%। पहले हमारे समाज में व्हेन आई वेंट टू सिलेक्शन इट वाज मोर देन 10-15%। अभी वही परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन हैज कम डाउन टू 3 to 4%। व्हाई? द क्वेश्चन इज टुडे यंगस्टर्स दे डोंट रीड न्यूज़पेपर्स एंड दे हार्डली सी न्यूज चैनल्स, सो इनकी जनरल अवेयरनेस बहुत कमजोर है, ये आपको भी पता है। जनरल अवेयरनेस के ऊपर कोई जोर नहीं, क्योंकि पूछना कोई नहीं। व्हाई दिस हैज हैपेंड? बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। एजुकेशन सिस्टम में करंट अफेयर्स की कोई जोर नहीं है। टेक्स्ट बुक पढ़ के रट्टा मार दो आप लिखेगा तो 90% मिलेगा। सेकंड थिंग इज देयर इज नो रीडिंग हैबिट, सो देयर इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी पुअर। और ऑफिसर सिलेक्शन में इंग्लिश अगर कमजोर है तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये नहीं कि हम भारतीय नहीं है, उसके नहीं, क्योंकि वी हैव टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इसमें जब तक जोर नहीं है तो ऑफिसर सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। सो बच्चों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी नजर आ रहा है हम लोग, क्योंकि हम लास्ट 20 years आई एम ट्रेनिंग यंगस्टर्स, आई एम फाइंडिंग दिस डिटोरिएशन हैपनिंग एवरी ईयर डाउन एंड डाउन। और जो जेंजीज के सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने देखा है, ये न्यूज़पेपर वैसे भी नहीं पढ़ते, आपको पता है, ये बस 99% ये मीडिया में ये सोशल मीडिया में तो रील नहीं चल रहे, और रील में एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट के चक्कर में देयर इज नो स्टडीज देयर, एंड एंटरटेनमेंट इज मिक्स्ड विद वल्गैरिटी आल्सो। कर्नल साहब यहाँ पे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप बता रहे हैं कि इतने सारे चैलेंजेस हैं, और जैसे आपने बताया कि आजकल के जेंजीज हैं उनका इंटरेस्ट क्या है और वो क्यों नहीं इन सर्विसेज के लिए कैपेबल, तो गवर्नमेंट कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कैपेबिलिटी है, लेकिन चैनलाइजिंग करना पड़ेगा ना। चैनलाइजिंग कहां से होंगे? बचपन से होनी चाहिए ना। जो कंडीशनिंग जो बचपन से हो रहा है दैट इज नॉट फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप देखो स्कूल में पढ़ाई हो रही है, बचपन से सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता जैसे कि बच्चों के अंदर, जैसे कि हम बात करें था, जैसे अपने टाइम की आप बात कर रहे हो 20 साल पुरानी अगर हम बात करें, तो बच्चों के अंदर वो चीज कहीं ना कहीं से वो एक ट्रेंड था, एक कल्चर था, वो कल्चर और ट्रेंड कहीं ना कहीं मिस हो गया। तो वही बात आ गया ना जो आपके शुरू में पूछा गया बात है, नहीं? क्योंकि उस समय में हमारे डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं था। उस समय देयर वाज नो मोबाइल, देयर वाज नो इवन टीवी, उस समय में नहीं थे। हम लोग तो मोबाइल, हम तो न्यूज सुनते थे, बीबीसी के न्यूज सुनते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं था हमारे पास में। नाउ देयर इज एन एक्सप्लोशन ऑफ इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अराउंड अस, ताकि आपके पास वैरायटी है, अभी बहुत कुछ है, और एंटरटेनमेंट इज फ्लडिंग यू फ्रॉम योर स्मार्टफोन्स। तो क्या हो गया, डायरेक्शन थोड़ा सा डाइवर्शन हो गया, अदरवाइज कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। आई एम नॉट सेइंग जेंजीज आर गोइंग इन अ रॉन्ग वे, दे आर मच मच बेटर देन आवर जनरेशन, क्योंकि हमारे जमाने में कोई मल्टीटास्किंग नहीं होते थे। अब दीज चिल्ड्रन दे डू 10 थिंग्स एट द सेम टाइम, 5 चीज कर देते एक ही टाइम, जो हम नहीं कर पाते थे। So their brain is very sharp. Only thing is their direction is missing to become armed force officers. But आपने ये बोल रहे थे कि इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं? इंटरेस्ट तो है, तभी तो 7-8 लाख बच्चे जा रहे हैं सिलेक्शन के लिए, लेकिन they are not in the right direction because they mostly go into by hearting things. We call it coaching. तो कोचिंग इज गुड फॉर रिटन एग्जामिनेशन। सर जैसे कि आपने बताया आजकल की जो जनरेशन है उनका इंटरेस्ट एरिया कुछ और है ना?
एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे एक ट्रेंड फॉलो होता था, जैसे हम बात कर रहे थे पिछले लोगों में एक जुनून होता था कि एक टॉप प्रोफेशन में माना जाता था आर्म फोर्सेज में चूज होना। आज के टाइम में सरकार कुछ ऐसे एफर्ट्स या कुछ ऐसे पॉलिसीज या कुछ ऐसे प्रोग्राम चला रही है जिससे हम लोग जो आर्मी ऑफिसर में जाना है बच्चों का आजकल या न्यू जनरेशन का, वो दोबारा से रीजनरेट किया जा सके। देखो, इट कैन बी डन। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आप लोगों को शुरू में ना, ऑफिस सिलेक्शन की तो अलग ही बात है और जवान सिलेक्शन की अलग ही बात है। तो जवान सिलेक्शन पूछना चाहते हैं या आप ऑफिसर सिलेक्शन पर? मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो ऑफिसर सिलेक्शन की बात पहले करेंगे। तो गवर्नमेंट इज डूइंग लॉट ऑफ स्कीम्स व्हिच आई टोल्ड यू। अभी 8th पे कमीशन अभी आएगा, उसमें भी कुछ इंक्रीमेंट मिलेगा हम लोगों को जरूर, और पैरिटी जरूर चाहिए। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो NFU है, जो गवर्नमेंट ने एक प्रिविलेज दिया गया है, दैट इज हाई कोर्ट से, विच वॉज गिवन टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, जब भी आर्म फोर्सेस को नहीं दिया गया था, उसकी केस चल रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर ये हो जाएगा, तो पे में कुछ पैरिटी आ जाएगी बाकी सर्विसेज के सामने। तो देयर इज सम ग्रीवेंस आर्म फोर्सेस करके हमको NFU मिलना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं दिया? जब भी ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज के लिए वो लागू किया है, जो पैरामिलिट्री फोर्स में भी है, बाकी सर्विसेज में भी अभी है। तो दिस इज वन इशू, तो हो जाएगा। तो सेकंड थिंग इज की आर्म फोर्सेस की जो ओवरऑल पर्क्स आप देखेंगे, वी हैव ग्रेट फैसिलिटीज, ऑफिसर्स मेसेस, गोल्फ क्लब्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए हमारे काफी कुछ है। डिफेंस का एरियाज में फैसिलिटीज दिया गया, ये सब चीज कोई और सर्विस में नहीं है। तो द लाइफ स्टाइल विच आर्मी कैन गिव टू द यंगस्टर्स, नो सर्विस कैन गिव। And as you know, Army is the biggest employer in this country. सबसे बड़ा एम्प्लॉयर तो आर्मी है। ओके, इवन जवान लेवल में भी देखेंगे या ऑफिसर लेवल में भी देखेंगे, इंडिया में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर आर्मी। ओके, तो आप कितनी भी आप बोलेंगे, ये जो आर्म फोर्सेस की जो इम्पोर्टेंस कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो होते रहेंगे। यस, आर्मी इज नाउ गेटिंग लीनर एंड लीनर, मतलब नंबर्स थोड़ा हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम आगे एडवांस बनाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजिकली वी बिकम वांटिंग टू बिकम मोर शार्पर, इरेजर, शार्प। तो मतलब बोले तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेके आ रही है, एक तो फाइनेंशियली एक फैक्टर है कि कोई अगर आर्म फोर्सेज ज्वाइन करता है तो फाइनेंशियली उसको एक सपोर्ट रहेगी, एक सिक्योरिटी रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। इसके अलावा आप बोले लाइफ स्टाइल इंक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसको अपने लेवल पे प्रमोट कर रही है। तो सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे आप बता रहे हो कि अभी रिसेंटली सरकार ने एक अग्निवीर योजना शुरू की थी, और इस योजना को शुरू करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि आर्म फोर्सेज को प्रमोट किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आर्मी सर्विसेज को ज्वाइन कर सके। तो आपको लगता है कि अग्निवीर ऐसा करने में सफल होगा? ये देखो, अग्निवीर हैज बिकम ए वेरी डिबेटेबल सब्जेक्ट इन द लास्ट 4 years, बिकॉज 4 साल पहले ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और इफ यू आस्क मी पर्सनली, देयर आर 2 एस्पेक्ट टू द सेम इश्यू। ओके, फर्स्ट आई सी वन एस्पेक्ट और सेकंड एस्पेक्ट ऑल्सो। सो पहले ये अग्निवीर क्यों लेके आ गया था? वन ऑफ द मेजर रीजन वाज डिफेंस जो बजट है उसकी अराउंड 55-60% पे एंड अलावेंसेस और पेंशन पे जा रहे थे। ओके, So there was less money for modernization and new equipment acquisition. तो प्रॉब्लम हो रहे थे, और डिफेंस बजट इज ह्यूज बजट, उसमें तो आप पे ही करते रहेंगे या सैलरी देते रहेंगे या पेंशन देते रहेंगे, तो फिर तो आगे हम मॉडर्नाइजेशन कैसे करेंगे? दैट वाज एन इश्यू। सो इसको कैटर करने के लिए वन प्रोजेक्ट वाज इंट्रोड्यूस, दैट इज अग्निवीर। तो इसमें क्या है, 4 साल की एक्टिव सर्विस होगा, लेकिन इस 4 साल के बाद में 25% ओनली विल बी रिटेन इन द आर्म फोर्सेस एंड 75% विल बी डिस्चार्ज। जो सब 25 जो % है, जो लोग जो रिटेन होंगे, उनका क्या क्राइटेरिया, मतलब उनको कोई क्राइटेरिया सेट किया हुआ है सरकार ने कि ये लोग जो हैं 25% में, ये लोग ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? देखो, ये 25% उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही है, उनकी जो 4 years की परफॉर्मेंस के ऊपर कमांडिंग ऑफिसर्स ने उनको सिलेक्ट किया जाएगा एज पर मेरिट, ठीक है। और ये 25% विल कंटिन्यू टू सर्व फॉर द फुल रेगुलर सर्विसेज। ये है
इसकी जो स्कीम था। तो व्हाट हैपेंड इज इन द लास्ट जो 4 years में अग्निवीर का जो एंट्री होते जा रहे हैं, सो 26 में you will find now in this year the first अग्निवीर batch will come out. So this will be around 45,000 to 50,000 के बीच में Okay. जो बंदा बाहर निकल के आएंगे। तो how to rehabilitate them will be the main issue of the country government these days now. Now before that let me tell you अग्निवीर प्रोजेक्ट में फायदा क्या होगा फिर नुकसान क्या होगा, मैं दोनों बता दूंगा आपको। फायदा ये है कि it is become a rallying point for all youngsters to come and have a national building character, discipline आ गया उनमें, and they are more, 4 years of their life they are committed for the national service, national building, and they go out and serve with pride. That is the whole concept. अब उनमें क्या है, उनका पे में भी कुछ रिटेन किया जाएगा और गवर्नमेंट ऑल्सो विल गिव दैट मच मनी टू देम। सो बाय द टाइम दे गो अग्निवीर बाहर निकलेंगे तो उनको अराउंड 12 लाख रुपीस उनके हाथ में आ जाएंगे। However, they don't have any pension facility, they don't have any kind of provident fund facility, उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी भी बाहर होगा नहीं है। सो इसमें रिपरकशंस क्या है, मैं काफी आर्मी ऑफिसर से मेरा बातचीत होते रहते हैं, कीप मी विजिटिंग माय यूनिट आल्सो, और विद माय इंटरेक्शन वन थिंग आई अंडरस्टूड, वी आर गेटिंग गुड अग्निवीर दीज डेज। ऐसे नहीं अग्निवीर वाला आके ऐड कर रहा है, अग्निवीर में भी बहुत अच्छा बच्चे आ रहे हैं, वेरी टैलेंटेड बच्चे भी, उसमें एजुकेटेड बच्चे भी आ रहे हैं, क्योंकि दे वांट टू सर्व द नेशन वेल। बट देयर इज ए काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी अमंग देम कि मेरा क्या होगा, अभी 25% में मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, वो टेंशन इनके पास में रह जाता है। सो 75% गोइंग आउट आफ्टर एवरी ईयर नाउ, क्योंकि 4 year हो गया, अभी हर साल में ये 75% बाहर निकलेगा। नाउ दिस इज ए मेजर कंसर्न बिकॉज ये 75% विच आई वाज टेलिंग यू, इट इज ऑलमोस्ट 45,000-50,000 द यंगस्टर्स हु आर कमिंग आउट सडनली, दे नीड टू बी अब्सॉर्ब्ड, दे हैव टू बी अब्सॉर्ब्ड इन ए जॉब वेयर दे फील प्राइड। तो सर पीरियड्स में से क्वेश्चन था जो आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे 25% लोग रिटेन करते हैं आर्मी, तो उसका क्राइटेरिया क्या है आप तक? उसकी वही बोले ना आपको, 25% विल बी एज पर मेरिट। ओके, जो कमांडिंग ऑफिसर के हाथ में जो पावर है वो मेरिट देखिए ना बच्चों की, मतलब सर्विस परफॉर्मेंस देखते हुए 25% को रिटेन किया जाएगा। परफॉर्मेंस कैसे रही है, फिजिकली कैसा, फिजिकल परफॉर्मेंस, देयर डिसिप्लिन, देयर एफिशिएंसी, एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड। ओके, बट लेट मी टेल यू ऑन दिस पॉइंट, इसके साथ में now the defense ministry has given some kind of feeler which is not coming writing till now, but it is there very much. They are trying to increase this 25% maybe to 60% also, or maybe to 60% also, which is not yet decided. Okay. But definitely hoga, which means 50 to 60% will be retained. ओके, Right? And only 30-40% will come out. अगर ये 30-40% जो जवान बाहर निकलेंगे अग्निवीर से, उनको एब्जॉर्ब करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा। दैट इज वाई अभी एक नोटिफिकेशन निकला है होम मिनिस्ट्री से फॉर द पैरामिलिट्री फोर्सेस की 50% वैकेंसी इज रिजर्व फॉर अग्निवीर। ओके, ये लेटेस्ट निकला है लास्ट वीक ऑफ तो 50% अगर ऑब्जर्व रखी है, उनके लिए रिजर्व किया है, तो डेफिनेटली मेजर चंक ऑफ अग्निवीर विल बी एब्सॉर्ब्ड इनटू पैरामिलिट्री फोर्सेस। एंड आई फील पुलिस में भी, जो स्टेट पुलिस में भी, इनको प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि दे आर ट्रेन्ड पीपल, दे आर डिसिप्लिन्ड, दे आर ए वर्कफोर्स विच इज वेरी वेरी एफिशिएंट देन ए नॉर्मल सिविलियन। उनकी ट्रेनिंग टाइम भी बच जाता है, ट्रेनिंग के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता है। So this could be a very good force to join the police service also, actually speaking. लेकिन अभी उसकी क्लैरिटी नहीं मिली है, क्योंकि अग्निवीर अभी आएंगे 26 में, तब काफी कुछ चीज डिसाइड होगा। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे आर्मी के जो जवान होते हैं, मतलब कि मेट्रो सिटी को छोड़ के जो सेमी मेट्रो सिटीज हैं या फिर हमारे गांव हैं, हमारे जो टाउन है, वहां से निकल के आते हैं, और वहां पे इतनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं होती, वहां पे इतने अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं होते, तो क्या वो बच्चे, क्या वो यंगस्टर्स घर पे रह के भी इन सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं? कर सकता है। अभी वही बात हुआ है कि अभी ऑफिसर सिलेक्शन अलग की बात करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी तैयारियां अलग है, क्योंकि उसमें लीडर बनना है। लेकिन अग्निवीर या जवान सिलेक्शन पे उनको फॉलोअर बनना है,
ओके तो फॉलोवर बनना और लीडर बनना में जमीन आसमान की फर्क है ना। सो लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए भी घर से तैयारी कर सकता है, ओके बट फॉर द अग्निवीर के लिए भी उसको तैयारी करना है तो वो भी हो सकता है, क्योंकि अग्निवीर सिलेक्शन में मैक्सिमम क्या देखा जाएंगे, उनकी फिजिकल फिटनेस, ओके हाइट एंड वेट एंड स्ट्रक्चर, ये सारा देखा जाएगा। तो देयर फिजिकल मेजर्स विल बी seen and the physical fitness is more seen. Intellectual, their capability is not very much seen, not observed much. However, for an officer selection, जो मैंने आपको बोला है, इनकी reasoning ability, their personality, their speaking skill, their cheerfulness, their 15 qualities which I have told you, ये सब कुछ देखा जाएगा। So, आपकी क्वेश्चन में आ गया अभी कि अगर ऑफिसर बनने की तमन्ना है बच्चे में, तो दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स। फर्स्टली 10th स्टैंडर्ड से ही उनको हमने तैयारी करना चाहिए, लाइफ में लेके जाने की। पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें। और आजकल गर्ल्स का भी ये अपॉर्चुनिटी आ गया। 3-4 साल पहले गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं था एमबीए जाने के लिए। गर्ल्स कुड ओनली गो इन द ग्रेजुएशन लेवल, ओके लेकिन अभी लड़कियों को भी लड़कों को भी सेम अपॉर्चुनिटी है नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के लिए। उसके लिए क्या क्या जरूरत है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। फर्स्टली दे शुड हैव पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन 11th and 12th। ओके करेक्ट। सेकंड रिक्वायरमेंट इसका अच्छा मार्क होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, क्योंकि एनडी के जो रिटन एग्जामिनेशन आगे पहले होगा यूपीएससी का, सिंपली करेंगे पूरे इंडिया में, तो साल में 2 बार मैंने आपको बताया तो पहले। उसके लिए पीसीएम की सिलेबस है, the syllabus is PCM. Not only PCM requirement, they should have good English speaking and writing capability. तो मूवी देख रहा था कि लड़कियों को क्या चैलेंजेस आते हैं, जैसे उनके लिए वॉशरूम नहीं होते सेपरेट वहां पे, और उनके लिए जैसे वो स्टडी करने में कुछ प्रॉब्लम रहती है, सारी चीजों में थोड़ी चेंजेस आए हैं। बहुत चेंजेस आ गए। ये तो 10 साल पहले हो गया ना इंद्री, तो शुरू में था प्रॉब्लम, अभी वो प्रॉब्लम सारे सॉर्ट आउट हो गए। अच्छा, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। सर लास्ट में जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगा कि आपकी कोई सजेशंस, जैसे कि आप हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं या फिर जो हमारी एक डिग्निटी थी, आपके जैसे आपने कहा, या हम भी ये चीज नोटिस करते हैं कि वो थोड़ी कम होती जा रही है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपकी तरफ से कोई सजेशंस या कुछ एडवाइस जो आपको लगता है कि चीजें अगर हो तो आर्म फोर्सेस वो डिग्निटी वापस हासिल कर लेगी जो किसी समय में हुआ करती थी। देखो, आर्म फोर्सेस इज द लास्ट पोस्ट ऑफ दिस कंट्री। इन दिस कंट्री हर फोर्स फेल होता है, पुलिस के भी फेल होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस फेल होता है, कोई कैलामिटी आता है, कोई फ्लड आता है। जैसे इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वी आर गोइंग फॉर एक्सटर्नल डिफेंस, लेकिन इंटरनल डिफेंस ऑल्सो मेनी टाइम्स वी बिकम्स द लास्ट पोस्ट। मतलब फाइनली बोलते हैं आर्मी को बुलाओ, स्पेशली नक्सलिज्म। फॉर एग्जाम्पल नक्सलिज्म को भी जो गोबरा फोर्स बने थे जो नक्सलिज्म की एक्सटेंशन के लिए, उसको हमने ट्रेन किया, आर्मी ने ट्रेन किया। सो यू विल फाइंड कैलामिटी, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई रायआउट हो जाता है, जब भी इंटरनल फोर्सेस जब भी फेल होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस फेल होता है, फाइनली आर्मी हैज टू कम एंड सॉल्व द इशू। एंड वी ऑलवेज डिड इट, वी नेवर फेल्ड द नेशन। कभी हम नेशन को फेल नहीं किया है, वी आर द लास्ट पोस्ट। हम बात सुरक्षा के लिए हमेशा हमेशा रेडी, एंड वी विल नेवर फेल दिस नेशन। तो ये इज्जत हमको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी ऑफ सिंदूर के टाइम पे जनता को समझ में आ गया कि हमने कितनी बड़ा काम किया है, ठीक है। और वी डिड इट, स्पेशली माय एयर डिफेंस, आर्मी एयर डिफेंस एंड आर्मी एयरफोर्स ने इतनी अच्छा काम किया। 88 आवर्स ऑफ वॉर था, उसके अंदर हमने एक सबक सिखाया दुश्मन को, which they never can forget, right? So we were a very great force. However, yes, maybe the awareness should be a little more probably, and the parents also should now start thinking how to put the child into a channel. अभी क्या है, आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, सबको बाहर जाने की ट्रेंड में रहती है। तो मोमेंट ने ग्रेजुएशन और +2 उनको बोला बाहर जाना है, कोई पढ़ाई करेंगे। ये दिस इज लाइक अ वायरस, नो की वजह उसके बच्चे भी क्या, मेरे भी बच्चे भी जा रहे हैं। और बाहर जाके करना क्या है, कुछ नहीं, एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई करते, उसके बाद कोई नौकरी नहीं मिलती। अभी बाहर भी एंटी इमिग्रेंट रूट्स बहुत सख्त हो गए, तो बच्चे सब बाहर वापस आ रहे हैं।
So my only message to the people around or the parents here and youngsters is, Army is a wonderful organization and it is giving you security of complete life and it will take you another level of quality of life. तो हर parent को +1 में जो बच्चे जाता है, they should have the first priority of joining armed forces as an officer especially because अग्निवीर का कोई ज्यादा फ्यूचर बच्चों को नजर नहीं आता फिलहाल तो क्योंकि 70% की थोड़ी इंटेबिलिटी है तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट राइट नाउ मे बी फॉर एन ऑफिसर सिलेक्शन द पेरेंट्स हु शुड अंडरस्टैंड चाइल्ड में मैंने बोला आप लोगों को क्या क्या चाहिए देयर फाउंडेशन हैज टू बी डन फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फाउंडेशन इज विच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ देयर कम्युनिकेशन स्किल नीड टू बी डेवलप्ड देयर जनरल अवेयरनेस हैज टू बी डेवलप्ड एंड दे शुड बी फिजिकली वेरी फिट वेरी एक्टिव इसको रखते हुए हम लोग इस साल से दिस ईयर ऑनवर्ड्स वी हैव स्टार्टेड ए फाउंडेशन कोर्स फॉर 2 years. Okay. 10th स्टैंडर्ड के बाद में वी विल सेलेक्ट द चिल्ड्रन एंड वी विल स्टार्ट ट्रेनिंग देम टू बिकम मिलिट्री लीडर्स. तो उनको हम 2 साल की ट्रेनिंग देंगे एकेडमिक्स के साथ में. एकेडमी विल रन फ्रॉम वेरी गुड स्कूल एंड वी विल ग्रूम देम. पर्सनैलिटी बिल्डअप करेंगे, फिजिकली फिट रखेंगे उनको और मेंटली एजाइल रखेंगे. और इट इज a wonderful opportunity for children and 100% I can assure you if you do this for 2 years मजाल है बच्चा ऑफिसर बनना ही है उसको. only thing required is child need to have a vision. सर ये That's all required. आपने ऑलिव ग्रीन इंस्टीट्यूट है इसमें क्या प्रोसीजर क्या एडमिशन लेने का? देखो I told you ना we got now 3 level of selection. One selection level is +2 plus 10th के बाद 10th बोर्ड एग्जाम के बाद में first level of selection होगा. That is for +1 and +2 complete 2 years of integrated. सेकंड जो एंट्री पॉइंट है +2 में आएंगे बच्चा बाहर से तो उनको हम सिर्फ लेंगे रिटन एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए. एयरफोर्स के लिए भी एक एग्जाम होता है गर्ल्स के लिए, इसको बोलते हैं गर्ल्स एंड बॉयज के लिए एफकैट, एयरफोर्स कैट. वो सब अलग अलग लेवल के एग्जाम्स है लेकिन एंट्री लेवल में +2 लेवल का है विच इज फॉर एनडीए एग्जाम्स. +2 के बाद में भी ग्रेजुएशन लेवल में भी हम सेलेक्ट करेंगे फॉर आर्म फोर्स सिलेक्शन का ऑफिसर सिलेक्शन के लिए. एसएसबी तो ये सर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं. आई कैन टेल फॉर एवरीबडी से माई वेबसाइट इज olivegreens.co.in. सर ओलिव ग्रीन्स लिखो गूगल में, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स. एंड नॉट ओनली आई डोंट वांट देम टू जॉइन ऑल्सो, आई एम रेडी टू गिव देम फ्री एडवाइस. Okay. We do a lot of social service. In fact, in my institute, war widows और battle casualty के बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग देता है. Yes, we train them free of cost, and lot of war widows have been trained by us who are officers today. तो ये थे कर्नल अशोकन हमारे साथ जिन्होंने हमें कंप्लीट जानकारी दी, बताया कि आर्मी सर्विस को हम लोग कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं और किस तरह से सरकार और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आर्मी फोर्सेस को प्रमोट कर रही है. थैंक यू सो मच कर्नल अशोकन आपने आने के लिए और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमसे शेयर की. Thank you. I'm always available. Thank you very much. थैंक यू सो मच.